दिव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वो अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। दिव्या एक होनहार लड़की थी। वो पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। ऐसे ही एक कल्चरल एक्टिविटी के दौरान समर की नजर दिव्या पर पड़ी। पहली ही नजर में समर को दिव्या पसंद आ गई थी। समर कॉलेज में हर वक्त दिव्या के आगे पीछे रहता, लेकिन इस बात से बेखबर दिव्या अपनी किताबों की दुनिया में उलझी रहती। एक दिन लाइब्रेरी में दिव्या अपनी किताबें रिटर्न करने जा रही थी कि तभी एक किताब उसके हाथ से नीचे गिर गई। समर उसके पास गया और उसे किताब उठाकर दी। उसके बाद समर किसी न किसी बहाने से दिव्या से बात करने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ गई। समर को पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन दिव्या के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए समर पढ़ाई का बहाना करता। कब तक तू दिव्या के पीछे यूं ही घूमता रहेगा? अपने दिल की बात उसे बताएगा या नहीं? बताना तो चाहता हूँ यार, पर हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। तू डर क्यों रहा है यार? जाकर बोल दे उसे कि तू उससे प्यार करता है। डर इस बात का है यार कि अगर उसने ना कहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा यार। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, वो जरूर हाँ ही बोलेगी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। एग्जाम की डेट फिक्स हो गई थी। जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे, समर की टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि एग्जाम से पहले अगर उसने दिव्या को अपने मन की बात नहीं बताई तो शायद फिर कभी ना कह पाए। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आ रही थी, तब समर ने उसे बीच में ही रोक लिया और अपने दिल की बात बताई। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी? दिव्या कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर उसने हल्की सी स्माइल दी और वहाँ से चली गई। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या के मन में क्या है। अगले दिन जब समर ने दिव्या से बात करने की कोशिश की, तो दिव्या उसके सामने से ऐसे चली गई जैसे कि वो उसे जानती तक ना हो। क्लासरूम में भी उसका बर्ताव रोज से बिल्कुल अलग था। हमेशा सवाल जवाब करने वाली दिव्या आज एकदम खामोश थी। दिव्या को क्या हो गया है? क्या उसे मुझसे प्यार नहीं है? अगर नहीं है तो वो मुझे बताती क्यों नहीं? अगले दिन समर कॉलेज गया, लेकिन वहाँ दिव्या नहीं आई थी। दिव्या की एक फ्रेंड ने बताया कि दिव्या 2 दिन पहले कॉलेज खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में आई थी। उसे कुछ अलग किताबें पढ़ने का मन हो रहा था। जब वो लाइब्रेरी में किताब देख रही थी, तब उसे एक किताब मिली जो एक कांच के बॉक्स में बंद थी। उसे देख दिव्या जैसे उस किताब की ओर खींचती चली गई। दिव्या ने चुपके से वो किताब वहाँ से निकाली और पढ़ने लगी। जब वो किताब पढ़ रही थी, तब मैं उसके पास गई। मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका बर्ताव एकदम से बदल सा गया है। वो बाथरूम में भी खुद से बातें कर रही थी। उसके साथ कोई काला साया भी था। जो वो काला साया कह रहा था, दिव्या बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। और उसके पास जाते ही मानो मन में एक अजीब सा डर लग रहा था। समर को ये बातें सुनकर बहुत अजीब लगा। कॉर्नर में खड़े प्रोफेसर विंगेट ये सारी बातें सुन रहे थे। वो समर के पास गए और उसे कैबिन में बुलाया। What happened, प्रोफेसर विंगेट? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारी और दिव्या की फ्रेंड की बातें सुनी। दिव्या के बदले बर्ताव की वजह मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? मतलब क्या हुआ है उसे? मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ, शायद तुम्हें उस पर भरोसा ना हो। दिव्या को एक बुरी आत्मा ने अपने वश में किया है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? बुरी आत्मा का साया? किसकी आत्मा? बताइए प्रोफेसर, कौन है वो? 10 साल पहले निया नाम की लड़की ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। निया दिखने में भी खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। कॉलेज में वो हमेशा फर्स्ट आती थी। बाहरी दुनिया से वो दूर ही रहती थी, जहां सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ मौज मस्ती करते थे। वहीं निया अपने किताबों की दुनिया में रहती थी
जहां बाकी के स्टूडेंट्स एक दूसरे से हंसकर बातें किया करते थे, वहीं निया अपने किताबों से बातें करती थी। पढ़ाई के साथ साथ निया को अलग अलग किताबें पढ़ने का भी शौक था। एक दिन निया की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उसके एग्जाम्स भी करीब आ रहे थे। निया को इस बात की बहुत टेंशन हो गई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो मुझसे मिलने आई। प्रोफेसर वेंगट, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एग्जाम नजदीक है और मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई हूँ। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुम बहुत होशियार स्टूडेंट हो। तुमने आज तक जितनी मेहनत पढ़ाई में की है, आई एम श्योर तुम ये एग्जाम जरूर पास कर लोगी, और वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। प्रोफेसर ने निया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निया का मन शांत नहीं हो रहा था। वो दिन भर क्लासरूम में बैठी रहती और रात भर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती। कुछ दिन ऐसा करने के बाद निया की तबीयत और बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करती रही। और एक रात जब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी तो उसे हार्ट अटैक आया, और जो किताब वो पढ़ रही थी उसे पढ़ते पढ़ते ही उसकी मौत हो गई, और उसकी आत्मा उसी किताब में कैद हो गई। जो भी वो किताब पढ़ता है, निया की आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है और मार देती है। इससे पहले भी एक स्टूडेंट ने उस किताब को पढ़ा था। अगले दिन सुबह लाइब्रेरी में उसकी डेड बॉडी मिली उस किताब के साथ, और जब मैंने उस किताब को देखा तो मुझे उस पर एक काला साया घूमता हुआ नजर आया। मैं घबरा गया। मैं पूरी बात तभी समझ गया था, लेकिन अपने कॉलेज की बदनामी के डर से मैं चुप रहा और उस किताब को मैंने लाइब्रेरी में ही बंद कर दिया। निया की आत्मा कभी भी उस किताब को लाइब्रेरी के बाहर ले जाने नहीं देगी। प्रोफेसर की बात सुनकर समर को अब सब कुछ समझ में आ गया था। प्रोफेसर ने उसे चर्च में जाकर फादर ग्राइसन की मदद लेने को कहा। समर बिना वक्त गवाए चर्च गया और फादर से मिला और उन्हें सारी बात बताई। समर, अगर तुम दिव्या को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। फादर, समर और प्रोफेसर रात के वक्त लाइब्रेरी में पहुंचे। अंदर जाते ही वो उस किताब को ढूंढने लगे। तभी दरवाजा लगने की आवाज आई। सबने पीछे देखा तो लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो गया था और लाइब्रेरी में लाइट्स ब्लिंक होने लगी। लाइब्रेरी की चीजें जोर जोर से हिलने लगी। फादर को समझ में आ गया था कि निया की आत्मा लाइब्रेरी में घूम रही है। उन्हें किसी की हंसी की आवाज आने लगी और अचानक एकदम सब शांत हो गया। वो एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी दिव्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें काली हो गई थी, मुंह से खून टपक रहा था। निया, तुम इस दुनिया की नहीं हो। दिव्या का शरीर छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। आ गए सब एक साथ मरने के लिए। दिव्या एक भयानक हंसी के साथ धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसी के साथ लाइब्रेरी की किताबें भी हवा में उड़ने लगी। धीरे धीरे सारी किताबें जोर जोर से गोल गोल घूमने लगी और अगले ही पल सारी किताबों से फादर ग्राइसन पर हमला हो गया। फादर ग्राइसन जमीन पर गिर पड़े और उन्हें काफी चोट आई। फादर ग्राइसन, आप ठीक तो है ना? फिर दिव्या ने प्रोफेसर का हाथ पकड़ा और उन्हें हवा में उछाला। दिव्या, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। फादर ग्राइसन ने समर के कानों में कुछ बोला। समर समझ गया कि उसे क्या करना होगा। समर बिना डरे दिव्या के सामने गया और फादर से लिया हुआ पानी उसने दिव्या के ऊपर छिड़का। दिव्या के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगी। समर के पास वक्त बहुत कम था। वो जल्दी से भागकर उस किताब के पास गया और उससे बाहर निकली निया की आत्मा ने दर्द से दिव्या का शरीर छोड़ दिया। दिव्या जमीन पर गिर गई। निया की आत्मा समर को मारने के लिए उसके पास गई। उसने समर को एक हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक दिया
निया फिर से दिव्या के शरीर में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन फादर ग्राइसन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और निया की आत्मा एक जगह बंद कर रह गई। धीरे धीरे उसकी आत्मा कमजोर होने लगी। समर जैसे तैसे किताब के पास पहुंचा और उसमें आग लगा दी। निया की आत्मा भी जलने लगी। कुछ ही पल में निया की आत्मा वाली किताब जलकर खाक हो गई। दिव्या पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब वो समर के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। समर आज भी उस रात को याद करता है तो उसका दिल दहल उठता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब स्थानीय निवासी आपको कुछ करने से मना करे तो आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए। और श्रद्धा को ये सीख काफी भयानक तरीके से मिली। श्रद्धा कोलकाता में रहने वाली काफी चुलबुली सी लड़की थी। उसे घूमना फिरना, रोमांचक चीजें करना बहुत पसंद था। श्रद्धा काफी अमीर परिवार से थी, तो उसने एज अ ट्रैवलर काफी देश घूमे थे और काफी नई नई चीजें आजमाई भी थी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये उत्सुकता उसे एक दिन काफी भारी पड़ेगी। 3 साल पहले की बात है। श्रद्धा अपने एक सोलो ट्रिप पर पटना आई थी। उसे हमेशा से ही पटना घूमने का काफी मन था। अपने 5 नाइट 6 डेज की इस ट्रिप पर उसने पटना की सभी बड़ी जगहें घूम ली थी। ये 5 दिन तो काफी अच्छे रहे। पटना है तो काफी सुंदर, लेकिन अभी भी एक जगह देखना बाकी है और वो जगह थी पटना का मशहूर मानर किला। मानर किले की भूत की कहानियां तो पूरे पटना में मशहूर थी। कहा जाता है कि वहाँ से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, जैसे कोई आदमी तड़प रहा हो। वहाँ कोई रात को जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। श्रद्धा के पापा को ये बात पता थी और उन्होंने श्रद्धा को वहाँ जाने से मना भी किया था, लेकिन श्रद्धा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। आज रात मेरी पटना में आखिरी रात है। आज तो मैं मानर किला जाकर ही रहूंगी। होटल से काफी नजदीक ही तो है। मानर किले में रात को किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वहाँ के स्थानीय निवासी भी वहाँ रात में किसी टूरिस्ट को जाने नहीं देते थे, लेकिन श्रद्धा ने पक्का प्लान बना लिया था और वो चुपके से वहाँ घुसने ही वाली थी। रात के 2 बजे सारे स्थानीय निवासी सोए हुए थे, तो किसी के कानों कान भनक भी नहीं पड़ी। गहरी काली रात डरावनी आवाजों से भरी हुई थी। अकेली श्रद्धा 10 मिनट अंधेरे में चलने के बाद मानर किले के पास पहुंची। किले के बड़े दीवार के ठीक पास एक छोटी दीवार थी। श्रद्धा ने वो दीवार टाप कर किले के अंदर प्रवेश किया। लो, पहुंच गई मैं अंदर। टॉर्च के बिना तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। श्रद्धा ने टॉर्च जलाई और वो आसपास घूमने लगी। काफी खंडर सा किला है ये। क्या खास है इसमें? बस टूटी फूटी सीढ़ियां और दीवारें। कुछ खास देखने लायक नहीं है। श्रद्धा उस अंधेरे गलियारे में चल ही रही थी कि अचानक श्रद्धा का पैर एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा और वो पूरी तरीके से भीग गई। उसने जैसे ही टॉर्च अपनी तरफ मारी तो उसके होश उड़ गए। खून खौलता हुआ गर्म था। श्रद्धा का पैर जलने लगा था। श्रद्धा सामने भागी और अचानक उसके आगे का रास्ता गायब हो गया और एक बड़ी सी दीवार उसके सामने आ गई। दीवार पर एक बूढ़े राजा की तस्वीर थी जो रो रहा था। डरी हुई श्रद्धा ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा, वो बूढ़ा राजा तस्वीर से बाहर आ गया और श्रद्धा पर कूद पड़ा। मेरा शिकार आ ही गया। राजा ने अपने सड़ रहे नाखूनों को श्रद्धा के पेट में घुसा दिया और श्रद्धा के पेट से खून की धाराएं बहने लगी। श्रद्धा खून की उल्टी करने लगी। अब तेरा ये सुंदर शरीर मेरा। राजा ने श्रद्धा के सिर पर वार किया और श्रद्धा की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद श्रद्धा की आंखें खुली
तो उसने स्थानीय निवासियों को अपने आसपास खड़ा देखा। वो सब श्रद्धा की चीखों की वजह से वहां पर पहुंचे थे। वो राजा और श्रद्धा के पेट में हुआ बड़ा सुराग गायब हो चुका था। उसके पैर पर कोई खून भी नहीं था, मानो कोई बुरा सपना हो। लेकिन श्रद्धा को अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था। डरी हुई श्रद्धा को स्थानीय निवासियों ने उसके होटल रूम तक छोड़ा और दूसरे ही दिन श्रद्धा फ्लाइट से अपने घर लौट गई, क्योंकि उसके पापा ने उसे मानर किले में जाने से मना किया था। इसीलिए उसने ये बात अपने पापा से और घर वालों से छुपाई। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक छुप न पाई। श्रद्धा को रातों को भयानक सपने आते, जिसे कोई आदमी उसे बांधकर मार रहा था। श्रद्धा चीखती चिल्लाती और उसकी चीखें ऐसी सुनाई देती मानो आदमी चीख रहा हो। धीरे धीरे उसका रंग रूप भी बदलने लगा। उसका बदन पीला पड़ चुका था और वो दुबली और कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी और उसके बदन पर निशान आ गए थे, मानो किसी आत्मा ने उसके शरीर पर काबू कर लिया हो। धीरे धीरे रातों को उसने अपने परिवार पर भी हमला करना चालू कर दिया। तेरी बेटी मेरे कब्जे में है और थोड़े ही दिनों में तुझे उसे अलविदा कहना होगा। श्रद्धा का परिवार डर चुका था। उसके पापा ने अपने घर एक बड़े तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो खुद ही डर गए। उन्होंने देखा कि श्रद्धा की आत्मा को राजा ने मानर किले में ही बंदी बना रखा था। वत्स, तुम्हारी पुत्री मन्नार किले में गई थी, जहाँ के राजा की ताकतवर आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। ये आत्मा उसके शरीर पर हावी हो रही है। कितना समय है उसके पास बाबा? अगर तुमने अगले 5 दिनों में कुछ नहीं किया तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। मैं अपनी श्रद्धा को कैसे बचा सकता हूँ बाबा? अगर इस लड़की को बचाना है तो तुम्हें उस जगह खुद जाना पड़ेगा और वहां मेरी दी हुई दिव्य भस्म को उस राजा की आत्मा पर डालना होगा। तभी तुम उस आत्मा के चंगुल से अपनी बेटी को बचा सकते हो। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। कार्य जोखिम भरा है वत्स, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, मैं जाऊंगा। श्रद्धा के पापा ने ठान लिया कि वो मानर किले में जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। दूसरे दिन ही उसके पापा फ्लाइट से पटना जा पहुँचे। रात को श्रद्धा के पापा मानर किले की तरफ बढ़े। वही खौफनाक किला, वही काली रात, मानो खुद शैतान आ गया हो मानर किले पर। वहाँ श्रद्धा के घर पर बाबा और श्रद्धा का परिवार एक घेरे में मंत्रोच्चार कर रहे थे, जिसके बीचों बीच श्रद्धा को सुलाया गया था ताकि वो कहीं घर से निकल ना जाए। यहाँ वही छोटी दीवार टाप कर हाथों में भस्म पकड़े श्रद्धा के पापा घुस गए मानर किले में। उन्होंने टॉर्च चलाई और अंदर बढ़े। सुनसान अंधेरे गलियारे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। श्रद्धा के पापा का पैर एक गड्ढे में जा पड़ा, वही खून वाला गड्ढा जिसमें श्रद्धा के पैर पड़े थे। उन्होंने जैसे ही टॉर्च अपनी तरफ की, उन्हें अपना पैर गर्म खून से लिपटा हुआ नजर आया। ये तो श्रद्धा की ताबीज है, मेरी बेटी यहीं कहीं आई थी। जैसे ही उसके पापा ने अपने ऊपर देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने एक तस्वीर थी जिसमें खुद श्रद्धा कैद थी। श्रद्धा उस तस्वीर में रो रही थी और एक राजा के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अचानक से उनके पीछे से एक आवाज आई। जब वो पीछे मुड़े तो उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्होंने वापस तस्वीर की ओर देखा और वो हक्के बक्के रह गए। राजा तस्वीर से गायब हो चुका था। पीछे से वापस आवाज आई, पर इस बार जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो राजा ने उन पर हमला कर दिया। राजा उन पर कूदा और उन्हें नीचे गिरा दिया। राजा ने अपनी मायावी शक्ति से उन्हें उठाकर दूर पटक दिया और उन पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका। वो नीचे जा गिरे। उन्होंने होश संभाला
और सामने से आते हुए पत्थर से बच निकले। राजा का शरीर सड़ रहा था और उसके बड़े नाखून पर खून लगा हुआ था। आ गया तू। ये लड़की मेरा शिकार है, इसकी आत्मा मेरी है। इसके बाद तेरी भी आत्मा निकाल लूंगा मैं, मूर्ख। श्रद्धा के पापा उठकर खड़े हुए और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। राजा अपने तेज सड़े हुए नाखूनों से श्रद्धा के पापा पर वार किए जा रहा था। वो लहूलुहान हो चुके थे। श्रद्धा के पापा ने पास पड़ी एक लकड़ी से राजा पर वार किया, पर वो लकड़ी राजा के आर पार हो गई। ऐसे वारों से तो मुझ पर खरोंच भी नहीं आएगी, मूर्ख। मैं तुझे छू सकता हूँ, पर तू मुझे नहीं छू सकता। लेकिन तूने बड़ा दुस्साहस किया है। अब तो मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। ऐसा बोलकर राजा श्रद्धा के पापा पर कूद पड़ा और उसने उनके कंधे पर अपने दांत गाड़ दिए। खून की धाराएं बहने लगी, लेकिन ये उस राजा की बड़ी भूल थी। श्रद्धा के पापा ने उस पिशाच राजा पर अपने जेब में रखी भस्म डाल दी। मूर्ख! धीरे धीरे राजा का शरीर जलकर भस्म हो गया। वहाँ घर पर श्रद्धा चीखने चिल्लाने लगी और उसके शरीर से धुआं उठा और वो शांत होकर बेहोश हो गई। लहूलुहान हुए श्रद्धा के पापा ने तस्वीर को देखा तो वहाँ से श्रद्धा गायब हो गई थी। उस आत्मा ने श्रद्धा के शरीर को छोड़ दिया था। उन्हें घर से फोन आया। हमारी बेटी ठीक है जी, लेकिन बेहोश है। हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया। श्रद्धा के पापा मुस्कुराए और फिर बेहोश हो गए। श्रद्धा के पापा को स्थानीय निवासियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ महीनों बाद श्रद्धा और उसके पापा दोनों ठीक हो चुके थे। श्रद्धा ने ये ठान ली थी कि आज के बाद वो कभी भी स्थानीय निवासियों की बातों को अनदेखा नहीं करेगी और ऐसी भूतिया जगहों पर कभी नहीं जाएगी।